Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do Maslow's need hierarchy theory. मोटिवेशनल थ्योरी है ये मास्लो की नीड हायरार्की। क्या है, किसने दी, कौन है इसको देने वाले, और क्या इनके पीछे ऑब्जेक्टिव था, वो समझेंगे हम यहाँ। तो सबसे पहले मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो एडवोकेट अब्राहम मास्लो ने, हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम मास्लो ने फर्स्ट ऑफ ऑल नीड हायरार्की थ्योरी को प्रेजेंट किया था, जो कि 1943 में इन्होंने जो थ्योरी अपनी डेवलप की है वो मोटिवेशन पर बेस्ड है। मोटिवेशन की एक चेन, एक सीक्वेंस बनाकर इन्होंने दी है कि सबसे पहले एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, फिर अगर उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद दूसरी नीड उस पर्सन की क्या हो सकती है, किससे उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तो इस तरह से एक चेन बनाई है जिससे कि पर्सन को सेटिस्फाई किया जाएगा। उसकी मोटिवेशनल जो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन जिस चीज़ को लेकर मोटिवेशन पर्सन ले सकता है, उस नीड का पता लगाया जाता है और उस नीड को का लालच देकर पर्सन को सेटिस्फाई करके जो है उससे काम को करवाया जा सकता है। तो पीछे है लास्ट वीडियो में हमने किया था कि मोटिवेशन होता क्या है, एक पर्सन के अंदर छुपी हुई जो फीलिंग है उसको बाहर निकाल कर एक पर्सन के अंदर वो भी पावर होती है जो छुपी हुई होती है, और उसको किसी चीज़ से अंदर की फीलिंग्स को, अंदर की जो पावर है उसको निकालने के लिए मोटिवेशन काम करता है। उसकी विलिंगनेस जो छुपी हुई है उसको काम करवाने के लिए क्या है, मोटिवेशन चाहिए होता है। तो एडवोकेट ऑफ दिस थ्योरी इज अब्राहम मास्लो, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1943 में इन्होंने दी थी। मास्लो डेवलप्ड द थ्योरी of motivation on the basis of a chain or sequence of need. According to him, a man has countless needs and they can be categorized on the basis of priority. अकॉर्डिंग टू हिम, पर वो कहते हैं कि एक पर्सन जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट काउंटलेस नीड्स हैं, तो उनको क्या है एक कैटेगरी में चेन वाइज बनाया गया है कि किस कैटेगरी की पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, द नीड विच आर मोर शार्पली फेल्ट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड लेस शार्पली फेल्ट नीड शुड बी सेटिस्फाई आफ्टरवर्ड्स। तो पहले नीड जिसकी ज़्यादा होगी वो पहले जिस चीज़ की नीड को फेल्ट कर रहा होगा उसको ही सेटिस्फाई किया जाएगा, तभी ही क्या है दूसरी नीड जो है वो पर्सन की जागृत होती है। मतलब कि पहली अगर सेटिस्फाई होगी तभी पर्सन की दूसरी नीड जो है वो आएगी। देखो, अगर पर्सन के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो खाना खा सके, तो सबसे पहली उसकी नीड क्या है, खाना खाने की है। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। उसके बाद ही क्या है, अगर वो नीड उसकी फुलफ़िल हो जाती है तो दूसरी नीड जो है वो जागृत होती है, वो उसको महसूस होगी, जिसकी वजह से वो काम पर्सन कर पाएगा। सिमिलरली द लीस्ट फेल्ट नीड शुड बी थॉट ऑफ लास्ट ऑफ ऑल। तो इस तरह से उसकी धीरे धीरे जब अगर सारी नीड्स जो है सेटिस्फाई होती जाएंगी तो पर्सन जो है मोटिवेशन करना बंद कर दे सकता है। मतलब कि डिपेंड करता है कि अगर उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो चुकी है और बार बार आप उसी चीज़ का लालच दे रहे हैं तो क्या है, वो उस पर्सन उस लालच में नहीं आएगा, वो मोटिवेशन उसके लिए काम नहीं करेगा। तो देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम यहाँ। Similarly, the least felt need should be thought of last of all. Maslow has divided different human needs on the basis of priority into 5 parts. 5 parts में मास्लो ने अपनी नीड्स को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट हमारा कह सकते हैं हम साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल क्या है, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो फुलफ़िल करने की बात होती है। सेकंड हमारा है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स जो है वो क्या रहती है कि पर्सन की सेफ्टी नीड्स को फुलफ़िल करना होता है। थर्ड हमारी क्या आती है, सोशल नीड। सोशल नीड एफिलिएशंस, पर्सन अपने फ्रेंड बनाना चाहता है,
तो उस नीड को फुलफिल करना होता है। फोर्थ हमारी आती है एस्टीम नीड, एंड फिफ्थ हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इट रेफर टू दैट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज़ बेस्ड ऑन ए हायरार्की ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स। पर्सन की 5 ह्यूमन नीड्स हैं, उनको फुलफिल करके ही हम क्या पर्सन को मोटिवेशन दे सकते हैं, और या उनको फुलफिल करवाने के लिए ही पर्सन क्या है मोटिवेट होगा। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है उसकी क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं उसको पूरा करना है। तो पहले ही पर्सन की शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसका शरीर क्या मांगता है, रोटी कपड़ा मकान कपड़ा नींद, यही चीज़ जो है एक पर्सन की डिमांड रहती है सबसे पहले। तो अगर पर्सन को अच्छा खाना, अच्छा रहने का जगह और अच्छी क्लॉथ के लिए जो पैसा चाहिए वो अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है तो पर्सन की दूसरी नीड जो है वो जागृत होती है। आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई ए मैन थिंक्स अबाउट हिज सेफ्टी। वो पर्सन सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि मैं अपनी सेफ्टी कर सकूं, अगर मुझे कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई अटैक करता है, कोई बीमारी होती है तो मैं अपना डॉक्टर से इलाज करा सकूं, और उस चीज़ के लिए आपके पास जो पैसे हैं वो होने चाहिए। इकोनॉमिक सेफ्टी भी होनी चाहिए, पर्सन के पास इतना होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ जो है आसानी से गुजार सके। ऐसा नहीं हो कि आज उसके पास पैसा है और कल नहीं है तो उसको अपने फ्यूचर की टेंशन जो है वो लगी रहे। तो एक तरह से ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं या ओल्ड एज के टाइम की जो बात है उसको भी अगर सेफ्टी रहती है तो पर्सन जो है सिक्योर फील करता है। थर्ड हमारी क्या है, एफिलिएशन ऑफ सोशल नीड। जब पर्सन के पास इतना पैसा हो जाता है कि हाँ वो अच्छे से रहन सहन कर पा रहा है, वो सिक्योर भी है और अपना इलाज भी टाइम पे करा सकता है, तब क्या होएगा, पर्सन की नेक्स्ट सोशल नीड जो है वो जागृत होती है, जैसे कि बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, या फिर कह सकते हैं हम एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अफेक्शन उसका जो हो जाता है कि पर्सन जो है फ्रेंड बनाना चाहता है, और फ्रेंड तभी उसके बन सकते हैं जब उसके पास कुछ पैसा होगा, कुछ उसका स्टेटस होगा। नेक्स्ट हमारी जब उसकी ये पर्सन की ये नीड भी कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट उसकी जो नीड आती है वो क्या है, रिस्पेक्ट की आती है। वो चाहता है कि मेरे पर्सन लोग जो हैं मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरा कोई उसकी कुछ ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कोई स्टेटस होना चाहिए, कोई रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए, कोई कुछ पहचान होनी चाहिए, जो कि पर्सन क्या है उस पहचान के बल पर ही क्या करता है, उस नीड को फुलफिल करता है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, रेफर टू द डिज़ायर ऑफ टू मैक्सिमाइज वट एवर पोटेंशियल एन इंडिविजुअल पोजेस। फॉर एग्जाम्पल ए म्यूजिशियन वांट टू प्रोफिशेंट इन म्यूजिक, सिमिलरली ए पोइट वांट टू बी स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन जो है अपनी खुद की सेल्फ नीड जो अंदर की उसकी आत्मा चाहती है वो करना चाहता है। एक पर्सन जो है तो एडवोकेट, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूज़िक के अंदर उसकी आत्मा चाहती है कि वो म्यूज़िक का कुछ करे, म्यूज़िक में कुछ करे, या फिर कुछ लिखे, कुछ पोइम करे, कुछ कविता लिखे, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन ये भी चाह सकता है कि कुछ ऐसा करे जैसे कि पेंटिंग करने का, मतलब कुछ उसको जो करना अच्छा लगे तो पर्सन अब वो करना चाहेगा। तो इस तरह से पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को पहचानना है, किस टाइम पर कौन सी नीड पर्सन की है और उसको किस चीज़ के लिए हम मतलब लालच देकर पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है। नीड के अकॉर्डिंग ही हम पर्सन को लालच देकर मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हमें नीड ही नहीं पता होगी तो हम पर्सन को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, हम काम करने के लिए एग्री नहीं कर पाएंगे। इसमें एजम्पशंस क्या है, मास्लो की थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट हमारा है पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। पर पीपल का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट करता है एक उसकी नीड से। अगर पर्सन की नीड जो है सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर पीपल का बिहेवियर जो है उसकी नीड की वजह से इफेक्ट करता है। देयर आर मैनी नीड ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रियोरिटी कैन बी मेड। तो पर्सन की मैनी नीड हो सकती हैं, उसको उनको शांत करना भी क्या है उसका काम होता है। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मोटिवेशन अगर एंड हो जाता है तो कब होता है एंड, मोटिवेशन एंड जब सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हायर नीड सर्व एज ए मोटिवेटर। तो फिर उसके बाद जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम दूसरी नीड पर काम करेंगे। पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड आर सेटिस्फाई। तो ये क्लियर हो चुका है, जब पहली शांत हो गई है तभी पर्सन जो है नेक्स्ट लेवल पर या नेक्स्ट नीड पर जो है आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हायरार्की और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड्स।
According to this theory, the order of an individual and organizational need can be understood in the following examples. तो इंडिविजुअल, अब पर्सन की इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की नीड होती है. एक पर्सन की इंडिविजुअल क्या होती है? सबसे पहले उसकी हंगर होता है, वो भूख होती है, और भूख को किससे मिटाया जा सकता है? बेसिक सैलरी से मिटाया जा सकता है. फिर पर्सन चाहता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए इनकम में. इनकम की स्टेबिलिटी कैसे होगी? जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड जो है, पेंशन के कुछ प्लान होंगे तो उसका ये होगा कि फ्यूचर में जब मैं नहीं कमा सकता हूँ तब भी मुझे इतनी इनकम तो आएगी आएगी. तो फिर क्या होगा? फ्रेंडशिप कैसे? उसके कलीग के साथ रिलेशन जो है उसकी बात आ जाती है. स्टेटस होना चाहिए पर्सन का. स्टेटस कैसे हो सकता है? जॉब टाइटल से हो सकता है कि पर्सन को कौन से पद पर, कौन सी पोस्ट पर लिया गया है. वो अगर ऊंची पोस्ट पर चला गया है तो वो क्या है? जॉब टाइटल की बात करते हैं. सेल्फ फुलफिलमेंट, पर्सन अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट कब कर सकता है? जब वो गोल को अचीव कर लेता है. तो क्या है? इस तरह से हमारी एक है इंडिविजुअल नीड हायरार्की. पर्सन की अकेले की नीड होती है कि पहले हंगर को सेटिस्फाई करना, फिर इनकम की स्टेबिलिटी की बात, फिर फ्रेंडशिप, फिर स्टेटस, फिर सेल्फ फुलफिलमेंट. नेक्स्ट इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या होगा कि पहले पर्सन की बेसिक सैलरी होगी, फिर क्या होगा? पर्सन को पेंशन प्लान दिए जाएंगे. पेंशन प्लान के बाद क्या होगा? उसके रिलेशंस जो हैं, कोर्डियल रिलेशन बनाए जाएंगे कलीग्स के साथ. फिर जो कुछ जॉब में चेंजेस किया जाएगा. फिर उसके बाद जो है अचीवमेंट ऑफ गोल्स की अचीवमेंट किए जाएंगी. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द अबव एनालिसिस शो दैट इंडिविजुअल हैज़ मैनी नीड्स एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड. द मोमेंट और इंडिविजुअल्स वन नीड इज सेटिस्फाई ही गेट वरीड अबाउट दिस नेक्स्ट नीड. अगर पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दूसरी के लिए चिंतित हो जाता है. तो अगर वो दूसरी के लिए वरीड होता है तो क्या होगा? अगर दूसरी को वरी करने के लिए पर्सन क्या है, दूसरी को सेटिस्फाई करने के लिए जो उसका बॉस है या जो भी टॉप लेवल का पर्सन है वो पर्सन्स की नीड्स को पहचान कर ही उनसे काम को करवा सकता है. तो ये जो है इस ऑर्डर में दी गई हैं. एक नीड शांत होने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी. उसके बाद बात आती है क्रिटिसिजम्स की. इट if the special study is not undertaken, Maslow theory of hierarchy of need will appear to be right. However, many researchers have opposed this theory, give their own criticism which are as under. कुछ पर्सन जो हैं इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ इसके अपोजिट्स हैं. तो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड इज़ नॉट परमानेंट. वो कहता है कि परमानेंट नहीं है पर्सन की. दिस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होती रहती है, बिल्कुल होती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पोर्टेंट. वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक नीड ही उस टाइम पर इम्पोर्टेंट होगी और दूसरी जो है वो अनइम्पोर्टेंट होगी. ऐसा नहीं होता है. किसी टाइम पर, सेम टाइम पर पर्सन की दो नीड्स भी इकट्ठी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं. तो वो यहाँ पर वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल, मॉनिटरी एंड नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव. फाइनेंशियल या मॉनिटरी इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव वो होती है, वो कैसी पावर है जो कि मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट को अचीव करने में. दीज इंसेंटिव आर क्लासिफाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल जो कि फाइनेंस के वे में दिए जाएँ, पर्सन को उसके बदले में कुछ मिल रहा हो. तो नॉन फाइनेंशियल जो कि मोटिवेट कर रहे हैं पर्सन को, जैसे कि पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा. और अगर नॉन फाइनेंशियल में हम ऐसे कह सकते हैं कि पर्सन को कुछ फाइनेंशियली ना देकर, हम नॉन फाइनेंशियल जैसे कि मनी के वे में ना देकर कोई उसको रेपुटेशन उसकी या फिर कुछ इमेज उसकी अच्छी बना देते हैं, या फिर उसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम रखवा कर उसको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इस पर्सन ने ये काम अच्छा किया है, जिससे उसकी प्रेज़ होती है और सभी उसको जानने लगते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में उसका नेम दे सकते हैं. तो इस तरह से उसको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पर. हाँ, वो नॉन फाइनेंशियल मतलब मनी के वे में कुछ नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल उसकी रेपुटेशन जो है वो बढ़ सकती है, उसको फेमस हो सकता है वो. तो ये पॉइंट है जो हमारे आते हैं इसमें. तो फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियली या मॉनिटरी इंसेंटिव. मॉनिटरी इंसेंटिव क्या है? इट रेफर टू द इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनिटरी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनिटरी टर्म. जिसको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं वो हमारा मॉनिटरी या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव कहलाता है. फाइनेंशियल इंसेंटिव आर दोज इंसेंटिव विच आर इवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ मनी. इवेल्युएशन इन टर्म ऑफ मनी डज नॉट मीन दैट ऑल टाइप ऑफ इंसेंटिव शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट सम सच फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड एज कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री हाउस, कार फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट. Generally, financial incentives are helpful to satisfy physiological and safety needs.
यहाँ पर पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है या सेफ्टी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने का काम जो है वो मॉनिटरी इंसेंटिव के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि पर्सन को फ्री रहने के लिए घर दे दिया जाए, या फिर उसके बच्चों की, या फिर उसको मेडिकल का कुछ चार्ज दे दिया जाए, जिसकी वजह से उसके पैसे वहाँ पर बच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम अलाउंस, पे, सैलरी, वेजिस, बोनस कुछ इस टाइप से देते हैं, जिससे उसको मनी की फॉर्म में कुछ मिलता है। पे एंड अलाउंस क्या है? भत्ते देना। और अलाउंस मतलब कि जैसे आपका एजुकेशन अलाउंस हो गया है पर्सन का, या फिर हम कह सकते हैं उसको डियरनेस अलाउंस दे सकते हैं, महंगाई के लिए महंगाई भत्ता। और एक बेसिक पे के साथ डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस जो है पर्सन को अलोक किए जाते हैं, तो वो पर्सन को मोटिवेट करने का काम करते हैं। सेकंड हमारा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या है? पर्सन की प्रोडक्टिविटी के बेस पर ही क्या है, उसको वेजेस दी जाएगी। अगर पर्सन ने प्रोडक्शन किया है, जितना प्रोडक्शन किया है, मान लीजिए आपने 10,000, तो मिनिमम देना ही देना है। लेकिन अगर पर्सन उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव मिल सकता है। जितने यूनिट ज़्यादा बनाएगा उतना जो है उसको पर यूनिट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर क्या है? बोनस। बोनस क्या होगा कि पर्सन को रेगुलर रेमुनरेशन के साथ साथ कुछ रिवार्ड दिए जाते हैं, जबकि पर्सन ने अच्छी जो काम किए हैं गुड सर्विसेज के लिए पर्सन को मोटिवेट करने के लिए जो है उसको बोनस भी दिया जा सकता है। बोनस किसी भी टाइप का हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है, और कुछ प्राइज़ वगैरह भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से कहीं बाहर घुमाने का भी बना सकते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? एक पर्सन को प्रॉफिट में जब शेयर दिया जाता है तो क्या होगा, रेमुनरेशन के अलावा एडिशन में प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये भी एक मॉनिटरी इंसेंटिव है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट जब पर्सन सामने आते हैं, आउटकम्स को देखते हुए टू पार्टीज होती हैं, एक ओनर एक एम्प्लॉयज़। द ओनर इन्वेस्ट मनी एंड एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड सर्विस टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। मनी जो थी उसमें इन्वेस्ट करने का काम ओनर ने किया था, और सर्विसेज जो दी थी वो एम्प्लॉयज़ ने दी थी। तो ओनर चाहता है कि उसको डिविडेंड अच्छा मिले, और एम्प्लॉयज़ चाहता है कि उसको सैलरी वेजेस अच्छी मिले। तो पर्सन की रेमुनरेशन के साथ अगर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छे कमाने में हेल्प करता है तो उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप क्या है? एक तरह से पर्सन को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, या फिर शेयर्स में हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स में उसको पार्टिसिपेट करने का, उसको शेयर दिए जाते हैं, जिससे पर्सन जो है वो मोटिवेट होता है कि उसको क्या है कि एक तरह से वो भी ओनर बन चुका है अगर शेयर दे दिए जाते हैं तो। और जैसे ही शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड भी उसको मिलता है। दूसरा हम कह सकते हैं को पार्टनरशिप में हम कह सकते हैं कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट में रहेगा तो भी क्या है वो मोटिवेट होता है, उससे डिसीजन लेते वक्त थोड़ी हेल्प ली जाती है, तो वो डिसीजन उसके भी मांगे जाते हैं। तब क्या होता है कि पर्सन मोटिवेट होता है ऑन कैश पेमेंट बेसिस ऑन लीव ऑफ एनी इंसेंटिव अदरवाइज पेबल इन कैश। फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर अंडर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और पेमेंट और बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो को पार्टनरशिप में हम कह सकते हैं कि उसको एडिशन रेगुलर रेमुनरेशन के अलावा उसको कैपिटल में पार्टिसिपेट कराना भी हमारा ये आता है पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे होते हैं? पर्सन को रिटायरमेंट के भी बेनिफिट दिखा सकते हैं कि पर्सन अगर रिटायर होता है तो कुछ अमाउंट जो है उसकी फ्यूचर के लिए सिक्योर रखी जा रही है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी कह सकते हैं हम कि रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट होते हैं ये। तो प्रोविडेंट फंड में हम एक फ़िक्स परसेंटेज अमाउंट जो है डिडक्ट कर दी जाती है पर्सन की एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से, और उतनी ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर के द्वारा भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और जैसे ही पर्सन रिटायर होता है तो वो टोटल अमाउंट जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो पर्सन को बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रेजुटी का। ग्रेजुटी क्या है? इन टोकन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ द एम्प्लॉयर मेक सम पेमेंट टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इज़ कॉल्ड ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या है कि जब पर्सन रिटायर हो रहा है तो कुछ पेमेंट उसको दी जा सकती हैं एक तरह से, तो वो हमारी ग्रेजुटी कहलाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रीक्विजिटीज़। प्रीक्विजिटीज़ क्या कहलाती हैं? जो ऐसे प्रॉफिट्स या ऐसे बेनिफिट्स
जो कि फैसिलिटी भी हम कह सकते हैं कि कार की फैसिलिटी, या पर्सन को एक सर्वेंट दे देना जिससे उसको जो प्रॉब्लम ना आए, या फिर उसके घर के हम उसकी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए पर्सन रख देते हैं, पेट्रोल का खर्चा दे देते हैं, या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशंस दे देते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज़ जो है पर्सन को मोटिवेट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नेम से ही क्लियर हो रहा है, इट रेफर टू द इंसेंटिव विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी। मनी से रिलेटेड नहीं है ये, इसमें पर्सन को मनी ना देकर हम ये वाली यहाँ पर हमारी जो आती है वो है सोशल एस्टीम्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं। जो दो एक तो फिजियोलॉजिकल थी प्लस सिक्योरिटी थी, वो हमारी वहाँ जाती थी, लेकिन तीन नीड्स सोशल वाली, एस्टीम वाली और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड जो है वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में आती है। तो इसमें हम पर्सन को मेंटल रिवार्ड देते हैं जिससे पर्सन जो है मोटिवेट होता है। इट इज़ ए कॉमन जेस्चर बनार ने कहा है कि इट इज़ ए कॉमन फीलिंग दैट मटेरियल रिवार्ड लाइक मनी बिकम इनफेक्टिव आफ्टर ए सर्टेन एक्सटेंट। पर्सन की जब सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखती है। तो जैसे कि पर्सन के दिमाग में क्या रहता है, स्टेटस का पॉइंट रहता है कि उसका कुछ ऐसा पद होना चाहिए, कुछ ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जहाँ उसकी रिस्पेक्ट हो। तो अगर उसको अलग से ऑफिस बना कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन को उसके स्टेटस को अलग से जो है शो किया जाए, तो भी पर्सन जो है मोटिवेट होता है। स्टेटस मीन द पोजीशन और रैंक ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी हाई और लो। द रैंक ऑफ एन एम्प्लॉय इज डायरेक्टली लिंक्ड विद हिज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर फैसिलिटी। तो यहाँ पर पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फैसिलिटी, कुछ अथॉरिटी मिल रही है। एवरीबडी हैज़ ए विश टू फॉर ए हायर स्टेटस। तो हर पर्सन जो है उससे पूछ के काम करे। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड बाय रेजिंग देयर रैंक और पोजीशन। द अटेनमेंट ऑफ हायर स्टेटस फुलफिल द फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम रिलेटेड नीड्स। तो ये जो है उसको फुलफिल करता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम होनी चाहिए, रिसिप्ट ऑफ अवार्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉई और एवरी पर्सन लाइक टू वर्क इन ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। द मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग ए बेटर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो पर्सन जो है मोटिवेट होकर काम करता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एवरी एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवांस इजी लाइफ। हर पर्सन चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। प्रमोशन से ही एक एडवांसमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ट्रेनिंग देकर, डेवलपमेंट करके पर्सन का जो है उसको प्रमोशन दिया जा सकता है। मैनेजर कैन क्लियर द वे ऑफ प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़। व्हेन द एवेन्यू फॉर प्रमोशन आर अवेलेबल द एम्प्लॉयज सर्टेनली गेट मोटिवेटेड। तो पर्सन जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। पर्सन को जॉब की बात रहती है तो जॉब एनरिचमेंट क्या है, इट रेफर टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब। जॉब की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, जैसे कि सच्चे इम्पोर्टेंस वर्क उसको दे देना। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइड स्कोप फॉर चैलेंजेस, देयर शुड बी ए नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पर्सन की हायर नॉलेज और एक्सपीरियंस जहाँ चाहिए। द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी अवेलेबल, देयर शुड बी एब्सोल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन। द एम्प्लॉय फील प्राउड ऑफ गेटिंग सच ए जॉब। Thus, job enrichment enhance people's interest in their work and they start getting motivated automatically. Next हमारा पॉइंट है क्या, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। पर्सन को एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम में उसको रिकॉग्नाइजेशन करवाने का काम करके भी हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप सभी एक मीटिंग रखकर या फिर एक प्रोग्राम के अंदर उसको कंग्रेचुलेट करते हैं सब एम्प्लॉयज़ के सामने। तो या फिर उसको कुछ भी हम अचीवमेंट के लिए इंफॉर्मेशन बोर्ड पर या फिर पब्लिशिंग मैगजीन्स में करा सकते हैं, या फिर अवार्ड सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं, प्रेजेंटिंग मोमेंटम्स दिए जा सकते हैं, होनरिंग फॉर ऑफरिंग वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए पर्सन को मोटिवेट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जॉब सिक्योरिटी। एक पर्सन की नॉन मॉनिटरी मोटिवेटर ये भी रहता है कि पर्सन की दिमाग में कहीं ना कहीं परमानेंस या स्टेबिलिटी का पॉइंट रहता है कि पर्सन एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट रहेगा या नहीं। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ ए सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन हिज माइंड, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब एनी टाइम। ही विल नेवर वर्क होल हार्टेडली एंड हिज वरी कंटिन्यूज ट्रबलिंग हिम। एक पर्सन के दिमाग में जब जॉब को छोड़ने का या जॉब से हटने का डर लगा रहता है तो वो अपना दिल लगाकर काम को नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है,
उसको जॉब की सिक्योरिटी देकर भी पर्सन को हम क्या करते हैं कि जो पर्सन वरी होता है वो उससे पर्सन जब वरी होता है तो वो क्या होगा कि उसकी वरी को हम शांत कर सकते हैं, एक तरह से उसकी वो टेंशन फ्री हम यहाँ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। परमानेंट जॉब में उसको रख कर एक टेम्परेरी जॉब पर्सन से उसको परमानेंट में फिक्स करके क्या कर सकते हैं हम कि जॉब की सिक्योरिटी पर्सन को दे दी जाती है। तब क्या होगा कि वो अच्छे से काम को कर पाएगा। ये एक तरह से नॉन मॉनिटरी का काम करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय गेट encouraged to notice their participation in managerial works, therefore they offer their full cooperation in making successful the policies prepared with their help. एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन उनके मैनेजमेंट में या फिर अदर कॉपरेशन में हम कह सकते हैं पॉलिसी प्रिपेयर करवाने में भी हम पर्सन से ले सकते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग द एम्प्लॉयज़ मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन लेने की पावर उनको दे देना, अथॉरिटी दे देना, ऑटोनॉमी दे देना, जिससे पर्सन खुद ही डिसीजन ले सकता है। तो उसके अंदर ये भी जो है उसको मोटिवेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉनिटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या है। इट कैन दीज कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। मॉनिटरी इंसेंटिव क्या कहता है कि वो मनी के टर्म में मेज़र किए जा सकते हैं। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या है, दीज कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। सुटेबिलिटी क्या है, सुटेबल, दीज आर हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स की सुटेबिलिटी जो है वो भी ध्यान में रखी जाएगी। हाईली इफेक्टिव होना चाहिए वर्कर्स का। दीज आर इफेक्टिव इन केस ऑफ मैनेजर्स। सुटेबिलिटी की बात करें, दीज आर हाईली इफेक्टिव इन केस ऑफ वर्कर्स की हाईली इफेक्टिव देखने के लिए भी हम उसको मनी इंसेंटिव दे सकते हैं। मैनेजर्स की अगर इफेक्टिव बनाना है तो हमको नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि मैनेजर के पास वो सब है जो उसकी फिजियोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं कि नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए या फिर सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल करता है, वो उसके पास है। उसको क्या चाहिए, सोशल चाहिए, स्टीम चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, तो उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव देने होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये लोअर लेवल की सेटिस्फेक्शन है, ये हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन है। विजिबिलिटी की बात करें, दीज आर विजिबल एट देयर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। ये जो है मेज़र नहीं किए जा सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। दे मे बी नॉट विजिबल एज दे आर नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो लीडरशिप है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।